अखिलेश यादव की भी जब जनसभा और रैली हुई थी तब चुनाव आयोग की ओर से पूछा गया था और जवाब मिला था उनकी ओर से। ये महत्वपूर्ण है, अभी ओमिक्रॉन और कोरोना का खतरा इतना बड़ा है कि हर किसी को उसका ध्यान रखना चाहिए। शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग की ओर से भी एहतियाती जो तारीखें हैं उसको बढ़ाई जा रही हैं और पूरी तरह से छूट इन राजनेताओं को नहीं दी जा रही है ताकि वो पब्लिक रैली और इस तरह से कार्यक्रम कर सके। विनोद अग्निहोत्री जी, सीधे मैं आपका रुख करते हुए, आपने जिक्र किया कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। यकीनन महंगाई की बात आखिर कोई क्यों नहीं करता। रोजगार का आपने जिक्र किया, सुधांशु त्रिवेदी जी गिना रहे हैं कि 4.5 लाख रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने इसी अपने टर्म में किया है, जबकि वहीं रोजगार को लेकर बड़े बड़े आंकड़े भी अब सामने आ गए। अखिलेश जी कह रहे हैं 22 लाख, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है 20 लाख, और अभी आपने बीएसपी के नेता को सुना, उनकी ओर से तो यह तक दावा कर दिया गया कि जब हमारी सरकार थी तो 20 लाख रोजगार हमने दिया था। अब सवाल यह है कि जनता इस कसौटी को कैसे कसे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, आंकड़े किसके सही हैं? देखिए, जहां तक आंकड़ों की बात है तो आंकड़े तो हर एक के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल ये है, ये बात तो जो नौजवान उत्तर प्रदेश में हैं जिनको नौकरी मिली है वो जानते होंगे उनको कितनी नौकरियां मिली, और जिनको नहीं मिली है वो जानते होंगे नौकरियां नहीं मिली है। तो वही कसौटी पर कस सकते हैं। अभी हमारे मित्र सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने किताब इलेक्शन के टाइम में क्यों लिखी। उसमें सलमान खुर्शीद की किताब में उन्होंने एक पैरे में बोको हराम उसका जिक्र किया है। बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ, उसका जिक्र नहीं करना चाहिए था। लेकिन हरिद्वार में जो धर्म संसद कथित रूप से हुई उसमें जो लोग बोले हैं उनकी भाषा तो वही है, बोको हराम तालिबान की भाषा है। तो अब उसमें आप उस पर जो है अगर कोई इस सरकार की तरफ से कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो आम आदमी के मन में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद जब कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं संशय उठेगा। तो मुझे लगता है इसका संज्ञान लेना चाहिए राजनीतिक दलों को। और सलमान खुर्शीद की जहां तक बात है उसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी, मुझे लगता है कानून व्यवस्था के मामले में एक समय मायावती जी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या वजह है कि अब वो कह तो रहे थे भाजपा के प्रवक्ता फैजान साहब की बहुजन समाज पार्टी जमीन पर खड़ी है, लेकिन जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रही है कहीं भी। मायावती जी ने जो है, अब तो खैर आचार संहिता लग गई तो उस तमाम रैलियां प्रतिबंधित हो गई, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेताओं ने या प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस के नेताओं ने जो जा जाकर बड़े बड़े कार्यक्रम किए, जनता को संबोधित किया, बहुजन समाज पार्टी की ओर से सतीश मिश्रा जरूर थोड़ा बहुत प्रदेश में घूमे, लेकिन मायावती जी नहीं निकली। अब क्या कारण है, क्यों नहीं निकली, इसका जवाब तो बीएसपी के प्रवक्ता को देना पड़ेगा। अब तो आचार संहिता लग गई है इसलिए नहीं निकल रहा, कोई नहीं निकल रहा है। तो फिर एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है यहाँ पर कि जो चुनाव प्रचार है उसमें कम से कम मुझे लगता है इस बार जो अगर जमीनी मुद्दे उठेंगे, जो जरूरी मुद्दे, बुनियादी मुद्दे हैं, तो उत्तर प्रदेश का ही भला होगा और राजनीतिक दलों की गंभीरता भी समझ में आएगी। कैराना जैसे मुद्दे जो है स्थानीय पुलिस और प्रशासन के द्वारा हल कर दिए जाते हैं। एक पलायन की घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, अखिलेश यादव की सरकार उसको नहीं रोक पाई होगी। हालांकि कैराना को लेकर जो रिपोर्ट्स हुई आई थी उस समय अखबारों में, उसमें बहुत सारे नाम ऐसे आ गए थे जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम भी सूचियां जारी कर दी गई थी, उनका भी पलायन हो गया। तो ये सब भी उस पलायन के सच है। तो उस पलायन को लेकर बहुत सारे सवाल और विवाद रहे हैं अतीत में, लेकिन अब वो मुद्दा चुनाव के टाइम आ रहा है। तो चुनाव के टाइम इसलिए आ रहा है कि एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि किसान आंदोलन के कारण जो एक पिछली 2017 का जो एक सामाजिक समीकरण था जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, वो इस बार खतरे में पड़ गया। तो इसलिए कैराना का मुद्दा आ रहा है। इससे बेहतर हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कहना चाहिए कि भाई हमने किसानों की बात सुन करके कानून वापस ले लिए, हमने उनकी भावना का सम्मान किया। तो या किसानों की फसलों को हमने गन्ने का इतना भुगतान किया, जो गन्ने बकाये का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है, या एमएसपी के लिए ये कर रहे हैं। तो अगर इन बातों को कहें तो मुझे लगता है शायद कैराना उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कैराना उठाकर आप क्या करना चाहते हो? वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी, जो सवाल विनोद जी की ओर से उठाए गए हैं उसका जवाब दीजिए कि मतलब चुनाव के ठीक पहले कैराना याद आ जाता है, जो अहम मुद्दे हैं उस पर बातचीत क्यों नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी? एक लाइन में बता देता हूं, हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 1,53,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया और सपा बसपा के संयुक्त कार्यकाल में 90,000 था। और दूसरी बात इन्होंने जो कही, विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही, अगर इस ढंग के बयान दिए जाते हैं, और विनोद जी ये भी याद करिए, तौकीर रजा कहता है भारत का नक्शा बदल दूंगा। ये बताइए, जब ओवैसी कहता है कि ये मठ में चले जाएंगे, वो पहाड़ में चले जाएंगे, तुम्हें कौन बचाएगा? और कहना नहीं है, भारत के इतिहास में फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था केरल में। ये राजनीतिक दल नहीं बोलते तो समझ में आता है। ये बताइए, जो सुधांशु जी तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई करिए, आपकी सरकार है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए अगर वो गलत कर रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। आप 40 साल से हो रहा है, भारत का प्रबुद्ध वर्ग को चुप हो जाता है। इमाम बुखारी ने कहा था 2005 में सरकार थी
कि ओसामा बिन लादेन मेरा आदर्श है। क्या कार्रवाई की थी उस समय की सरकार ने? मान्यवर, सरकार को छोड़िए, प्रबुद्ध वर्ग भी चुप्पी साध के बैठ गया था।